साथियों, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इससे आप अपने भविष्य को, करियर को उज्जवल बना रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल दबाना न भूलें, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन में आपके माध्यम से इससे हमको प्रोत्साहन और बल मिलता रहेगा, जिससे मैं आपको आगामी वीडियो में तरह तरह के अच्छे से अच्छे मैटर को पेश करता रहूँगा, देता रहूँगा, जो आपके माध्यमिक स्तर NCERT CBSE के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए भी, आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल दबाना, शेयर करना, ये सब न भूलें। यही मेरी जो है आप लोगों से आकांक्षा और अभिलाषा है। इसी बात पर आइए हम लोग अब आज पढ़ेंगे SN2 और SN1 मैकेनिज्म से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक एल्किल हैलाइड विशेष करके जो है SN2 अभिक्रिया देता है। और SN2 अभिक्रिया की विशेषता यह होती है कि इस अभिक्रिया में कोई माध्यमिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। इसमें कुछ समय के लिए एक संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट वह होता है जिसमें आंशिक बंध का विदलन और आंशिक बंध का बनना, यानी पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पार्शियल बॉन्ड क्लीवेज, बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही समय में होता है। इसलिए इसमें कोई भी माध्यमिक जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता, जैसे कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब जैसी घटनाएं इसमें नहीं होती। इसलिए यह जो है एक पद में होने वाली अभिक्रिया होती है और प्रथम पद ही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इसकी अभिक्रिया में जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl ले लिया। अब इसका क्रिया कराते हैं, अगर हम जली KOH से कराते हैं तो यहाँ से KCl और यहाँ से OH इसका अभिक्रिया का जगह लेगा, तो आपका बन गया CH3 CH2 OH, यहाँ पर इथेनॉल बना। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो हो रहा है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। अब इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि को अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म को, तो हमको पता चलता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक और लिविंग ग्रुप दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक समय पर ही होती हैं। इसलिए इसमें बंध का जो क्लीवेज होता है वह इस प्रकार से है। तो KOH जब आयोनाइज्ड होता है तो K+ और OH-, ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अब और जो आपका एल्किल हैलाइड है, वह एल्किल हैलाइड में ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है। यह है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो रूल है कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को उसके यौगिक से उसे हटाकर उसका स्थान स्वतः ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वह एल्किल मूलक के, एल्किल हैलाइड के बैक डोर से यानी पीछे से आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी ऋण आवेश है और क्लोराइड पर भी ऋण आवेश होगा, तो समान आवेश के समूह समान पक्ष से आना संभव नहीं है। इसलिए ये बैक डोर से इस पर आक्रमण करेगा, जिससे कि जो है न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करना आसान हो। तो देखिए, तो OH
अब इस पर आक्रमण करता है तो ये बनता है आपका एक ट्रांजिशन फेज बनता है, और इस ट्रांजिशन फेज को हम डॉटेड सर्किट से दिखाते हैं, डॉटेड बिंदु से दर्शाते हैं, जो ये साबित करता है कि पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बता रहा है पार्शियल बॉन्ड फिजन या क्लीवेज, फिजन या क्लीवेज हो रहा है। और इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस अवस्था में बॉन्ड आंशिक विदलन और आंशिक बनना दिखाया जाता है, और जैसे ही यह बनता है यह तुरंत जो है यह टूट जाता है, और इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इसमें बनने की कंडीशन में यह होता है कि जब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट SN2 से बनता है तो इसका जो विन्यास होता है वह पहले के विन्यास से बिल्कुल भिन्न या विपरीत हो जाता है, और इसका जो इन्वर्जन हो जाता है, इसका इन्वर्जन ऐसे मानो जैसे छाता आपने ओढ़ा है, आपने सर पर लगाए हो ऊपर, और आंधी तीव्र हवा चले या तीव्र तूफान चलता है तो छाता जो है पलट जाता है। ठीक उसी तरह से SN2 की अवक्रिया की क्रिया विधि में जब नाभिक स्नेही आक्रमण बैकडोर से करता है तो बांध के पूर्ण विदलन पर इसका कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास बदल जाता है। अर्थात यदि वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, यदि वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा तो उसका जो है यल फॉर्म होगा तो डी फॉर्म में बदल जाएगा, यानी लियो रोटेटरी नेचर का होगा तो डेक्स्ट्रोनेटेटरी नेचर में, वामावर्त होगा तो दक्षिणावर्त के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दक्षिणावर्त प्रोडक्ट है यानी डी फॉर्म है तो यल फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि इस घटना की खोज सबसे पहले वाल्डन ने किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इस प्रक्रम का नाम रख दिया गया वाल्डन इन्वर्जन। और चूंकि ये घटना प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में हो रहा है इसलिए इसे ऑप्टिकल या प्रकाशिक इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका विन्यास मूल यौगिक में क्लोराइड देखिए दाएं पक्ष में है, लेकिन बनने वाले उत्पाद में OH बाएं पक्ष में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि इसका विन्यास जो है बदल जाता है। अब अगर कोई प्रकाशिक यौगिक है तो उसमें जो है अगर वो डी फॉर्म होगा तो यल फॉर्म में बदल जाएगा, और यल फॉर्म है तो डी फॉर्म में उसका इन्वर्जन हो जाएगा। इसलिए इसे हम वैज्ञानिक के नाम पर इसे वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, या प्रकाशिक समावयवी गुण शो करने के नाते यानी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होने के नाते उसे हम ऑप्टिकल इन्वर्जन भी कहते हैं। और इस अवक्रिया में के आपका जो है और आपका बना हुआ Cl मिल करके KCl बना दिया। तो इस प्रकार से इस अवक्रिया में कोई माध्यमिक यौगिक आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें खाली अब जो प्रोडक्ट बनता है उसका इन्वर्जन या प्रतीपन हो जाता है। अब आइए जैसे हम आपको कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लेकर समझाएं, जैसे 2-ब्रोमो ऑक्टेन ले लीजिए आप, मिसाल के तौर पर 2-ब्रोमो ऑक्टेन ले लीजिए, तो उसमें आप जो है SN2 अवक्रिया की क्रिया विधि को दर्शाइए तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि जैसे अगर हम ले लेते हैं 2-ब्रोमो ऑक्टेन, 2-ब्रोमो ऑक्टेन 6 दूना 12 1 13 और 2-ब्रोमो ऑक्टेन जैसे मैंने ले लिया। अब उसका स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे दौड़ाते चले जाइए।
तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन। अब इसका जली KOH से क्रिया कराइए, तो जली KOH का इसका AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वस, यानी KOH जो है सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टली ठोस होता है। इसको जब जल में घोलते हैं तो इसको जली विलयन कहते हैं, और जब एल्कोहल में घोल देते हैं तो उसको हम एल्कोहलिक विलयन कहते हैं। एल्कोहलिक KOH या NaOH का उपयोग निराकरण में करते हैं, और जली KOH या NaOH का उपयोग जो है हम जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में करते हैं। अब इस अभिक्रिया से जो बनने वाला उत्पाद है, अब इसको हम दर्शा सकते हैं KBr 613CHOHCH3। अब यहाँ पर हमारा रिएक्शन से तो आपको विन्यास का आभास तो प्यारे बच्चों नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसका एकदम ओपन स्पष्टीकरण कर दें, क्योंकि प्रकाशिक समवयवता वही यौगिक शो करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया है। अगर आप क्रम से मेरे वीडियो को पढ़ रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, बेल दबा रहे होंगे और उसको जो है सब्सक्राइब कर रहे होंगे, तो ऐसे ये पता चलता है कि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। और पूरा का पूरा वीडियो मेरा देखिए, तब आपको एक निचोड़ प्राप्त होगा, और उस निचोड़ के आधार पर आप अपने जो है एक गंतव्य तक पहुंच पाएंगे और उसके अधिकतम या मैक्सिमम ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो जब पूरा वीडियो देखेंगे तो ही तभी आपका पूरा का पूरा लाभ और इसका आनंद मिलेगा, और अन्यथा आपको कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि ये रसायन है, रसो वैसह रसह, रस स्वरूप है। इसमें आप जो है इसमें डूब जाइए, जितने गहराई में जाएंगे उतना ही अधिक से अधिक रत्न को प्राप्त करेंगे। तो रत्न यह है कि आप जो है इसके अधिक से अधिक तथ्य को अपने दिमाग में क्रमबद्ध ढंग से रखने का प्रयास करिए, और हर बात को समझने का और अपने दिमाग में कंठस्थ करने का जो है चिंतन मनन और बार बार इसका अभ्यास करने की प्रक्रिया को दोहराइए। तो आइए हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को आपको स्पष्ट करके बताएं कि डी फार्म होगा तो कब यल हो जाएगा, और यल है तो कब डी हो जाएगा। इस पर हम विचार करते हैं। तो जैसे इस कार्बन पर विचार करिए, तो एक असम्मित कार्बन है, तो असम्मित कार्बन है तो इसका मतलब ये H हो गया। इसको हम Br ले लें, और अगर इसको हम CH3 मान लें, C6H13, तो देखो ये ऑक्टेन आपका है। तो देखिए ये असम्मित कार्बन इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी ब्रोमीन से, एक वैलेंसी मेथिल से, एक वैलेंसी हेक्सिल समूह से जुड़ी हुई है, तो असम्मित है। ये तो स्वाभाविक है कि ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा। अब इस पर जो है OH समूह, इस पर नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करे, KOH से प्राप्त नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण करे, तो नाभिक स्नेही जो है इसके बैक डोर से आक्रमण करेगा। तो जब बैक डोर से आक्रमण करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? OHC, और आपका हो जाएगा C13H, और आपका हो जाएगा मेथिल ग्रुप। ये हो गया। तो देखिए इसमें OH कौने पक्ष में था? दाएं पक्ष में था। और इसमें Br कौने पक्ष में था? दाएं पक्ष में था। बनने वाले प्रोडक्ट में OH कौने पक्ष में है? बाएं पक्ष में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह आपका यल फार्म प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश को यह जो है बाईं तरफ मोड़ेगा, क्या करेगा? बाईं तरफ। तो इसका मतलब हो गया कि यह यल फार्म हो गया। जैसे यही स्ट्रक्चर इस तरह से रहा होता, CH3 आपका, और या इसको ऐसे कर दीजिए, 13 कर दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए, और यहाँ पर Br कर दो, और इसको हम H कर दें। तो हम देखते हैं कि OH को आक्रमण करे, न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करेगा तो आप देखिए कि OH इस पक्ष से इसके बैक डोर से आ रहा है, तो इस पर आक्रमण करेगा।
तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट Br को करेगा तो आपका क्या हो जाएगा C6H13 CH3 और OH। ये कौन फार्म प्राप्त होगा? आपको D फार्म मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है अगर D फार्म का कोई हम प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लेंगे तो वह L फार्म में बदल जाएगा और L फार्म लेंगे तो D फार्म में बदल जाता है। इस प्रकार से इसका जो है इस घटना को हम कहते हैं वाल्डन इनवर्जन। वाल्डन इनवर्जन या इसी को हम कह देते हैं ऑप्टिकल इनवर्जन भी कहते हैं। इस प्रकार से SN2 क्रिया के अंतर्गत कोई भी एल्किल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो जो है वह उसका जो विन्यास है बनने वाले उत्पाद में उनका विन्यास में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से अच्छा एक बात और है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी लेते हो तो उसमें स्टीरियोमेरिक हिंड्रेंस के वजह से जो होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हुए भी वह SN1 और SN2 अवक्रिया न देकर SN1 अवक्रिया देता है। जैसे आपको हम बताएं, इसको तो आप लिख लिए ही होंगे, ठीक है। तो आइए हम बताएं आपको कि जैसे कभी कभी एल्किल हैलाइड प्राइमरी होते हुए भी वह SN2 अवक्रिया न दे करके SN1 अवक्रिया देता है। जैसे सपोज करिए आपको कोई कार्बनिक यौगिक एल्किल हैलाइड का यह मिल गया, तो यह आपका जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। लेकिन यहाँ पर जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया कराएंगे, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो KBr और OH यहाँ पर आएगा जरूर, लेकिन जो अवक्रिया होगी वह अवक्रिया जो है SN2 के द्वारा नहीं होगा। जबकि ये देखने में लग रहा है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, माने नियोपेंटिल ब्रोमाइड है, नियोपेंटिल ब्रोमाइड है माने प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। फिर भी ये रिएक्शन SN2 के द्वारा नहीं देगा बल्कि SN1 के द्वारा ये अवक्रिया को देगा। अब इसको समझिए कैसे देगा। जैसे इसके मैकेनिज्म पर विचार करिए तो यह जो है SN2 अवक्रिया नहीं देगा, क्योंकि KOH जब टूटेगा तो K+ और OH- देगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड आपने लिया है, नियोपेंटिल लिया है। अब ये नियोपेंटिल तो लिया है तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका OH आपका ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यह जो है बैक डोर से आक्रमण नहीं कर पाएगा। क्या इधर से तो आक्रमण करना संभव नहीं है क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है और जो आक्रमण कर रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए सेम पक्ष से तो संभव नहीं है। अब बैक डोर से भी पॉसिबल नहीं है, माने नो पॉसिबल यानी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा ये बल्कि समूह है। क्या है? बल्कि समूह होने के नाते यानी बल्कियरिंग ग्रुप है। अब बल्कियरिंग समूह जो होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक अवरोध पैदा करता है, जिसके वजह से जो है बैक डोर से एल्किल अरे न्यूक्लियोफाइल का इस पर आक्रमण होना संभव नहीं है। इसलिए नो SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल, नो SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल, इसमें SN2 अवक्रिया संभव नहीं है। बात समझे प्यारे बच्चों, ये सब गूढ़ बातें हैं। इसलिए अब देखिए, आइए हम लोग अब पढ़ेंगे SN1 अवक्रिया। तो SN1 अवक्रिया
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी एल्कील हैलाइड के अणु में एक समय में केवल एक ही कार्य हो या बंध का पहले विदलन हो, उसके पश्चात बंध विदलन के पश्चात जो है नाभिक स्नेही का आक्रमण हो, यानी एक पद में या एक स्टेप में केवल एक ही कार्य होता है, इसलिए इसे हम SN1 अवक्रिया कहते हैं। या ऐसे कह लो या ऐसे कहिए कि किसी रासायनिक अवक्रिया के वेग निर्धारक पद में जब एक अणु भाग ले या अवक्रिया का वेग एक अभिकारक के अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे एक अणु का अवक्रिया कहते हैं। तो SN1 में अवक्रिया का वेग एक अभिकारक के अणु पर निर्भर करता है। जैसे अब आइए, तो SN1 का मतलब हुआ कि जब किसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया में एक पहले बंध का विषमांग विदलन होता है, यानी हैलाइड समूह विषमांग यानी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा पृथक होता है, और इस अवक्रिया में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहते हैं। अब ये कार्बोकेटायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। कोई कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा अस्थायी होगा वहाँ पर उतने ही SN1 मैकेनिज्म होने की संभावना रहती है। तो आपको बताया गया होगा 11th में कि तृतीयक कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इन टर्न टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इन टर्न टू मेथिल कार्बोनियम आयन। इसका मतलब यह हुआ कि तृतीयक कार्बोनियम आयन सबसे अधिक अस्थायी होता है, यानी कोई भी कार्बोनियम आयन जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतना उसमें जो है SN1 अवक्रिया होने की संभावना रहती है। और SN1 अवक्रिया के लिए हमारा ध्रुवीय विलायक भी जो है प्रोत्साहित करता है, जिससे वहाँ पर SN1 अवक्रिया होती है। तो तृतीयक एल्कील हैलाइड में हमारा जो है SN1 अवक्रिया होता है। तो देखिए, तो SN1, तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और फर्स्ट का मतलब होता है यूनिमालिकुलर। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया खास करके 3 डिग्री एल्कील हैलाइड्स में होता है। जैसे हम आपको एक सामान्य उदाहरण ले रहे हैं, जैसे ले लीजिए आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हमने तृतीयक एल्कील हैलाइड लिया, इसका जली KOH से क्रिया कराइए। तो जली KOH से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से K, यहाँ से Cl, KCl, Cl का स्थान OH लेगा। इस प्रकार से हमें टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। अब इसमें जो है आप देखिए, इसको मैकेनिज्म देखिए, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया है, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म के दृष्टि से देखेंगे तो ए यहाँ पर आपका ए बना न्यूक्लियोफाइल। तो ये नाभिक स्नेही बच्चों जो बनता है, ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोनियम आयन पर आक्रमण करता है, क्योंकि SN1 अवक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोनियम आयन होता है। और कौन कार्बोनियम आयन होता है? तृतीयक कार्बोनियम आयन होता है। तृतीयक कार्बोनियम आयन जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, समतली संरचना होती है। तो समतली संरचना होने का कारण यह है कि तृतीयक कार्बोनियम आयन के कार्बन जिस पर प्लस आवेश होता है वह sp2 संकरित अवस्था में होता है, इसलिए जो है इसकी संरचना कैसा होता है? त्रिकोणीय प्लेनर होता है। और इस त्रिकोणीय प्लेनर पर न्यूक्लियोफाइल किसी भी पक्ष से आक्रमण कर सकता है। तो जब किसी भी पक्ष से आक्रमण करेगा तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है
दाएं और बाएं किसी भी पक्ष से न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करके सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद की रचना कर सकता है। एक बात और समझ लीजिए, इसमें अगर कोई असम्मित कार्बन युक्त कोई एल्कील हैलाइड होगा तो ऐसे का जो है ध्रुवीय विलायक के उपस्थिति में रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो वहाँ पर जो है अब जो प्लेनर कार्बोनियम आयन बनेगा तो वहाँ पर दाएं और बाएं दोनों पक्षों से न्यूक्लियोफाइल का धनावेशित कार्बन पर आक्रमण की संभावना रहेगी। इसलिए वहाँ पर जो है डी फार्म और यल फार्म दोनों के बनने के संभावना रहती है। इसलिए इस अवक्रिया में रेशमिक मिक्सचर बनेगा जिसे डीएल फार्म कहेंगे और रेशमिक मिक्सचर बनने के कारण इस अवक्रिया को रेसिमाइजेशन या रेशमीकरण कहते हैं। जैसे अब देखिए, अब इस पर तो आपका जो है दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपका विषमांग विदलन के द्वारा ए साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर के हेटेरोलिटिक बांड फिजन के माध्यम से यह जो है टूट जाता है, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉन कार्बन न पाने के कारण यह जो है धनावेशित हो जाता है और Cl हमारा निगेटिव चार्ज के रूप में निकल जाता है, जिसे हम लिविंग ग्रुप भी कहते हैं। अब ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बना, इसको हम ऐसे भी दर्शा दें तो प्लेनर स्ट्रक्चर बना क्योंकि जो यह कार्बन होता है यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस पर जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, इस पर जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, जैसे सपोज करिए स्टेप नंबर हम 3 लेते हैं तो स्टेप नंबर 3 को बेटा हम ऊपर दर्शा सकते हैं, इतना लिख लिए होंगे, ठीक। तो हम इसको ऊपर दर्शा सकते हैं कि अब जो हमारा तृतीय कार्बोनियम आयन बना है, तृतीय कार्बोनियम आयन हमारा यह है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम 3 कार्बन से घिरा हुआ 3 एल्कील मूलक से बंधा हुआ है, इसलिए इसे हम तृतीय कार्बोनियम आयन कहते हैं। और तृतीय कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो तृतीय कार्बोनियम, अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, किस रूप में है, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वह जो है इस पर किसी भी पक्ष से आक्रमण कर सकता है। अब OH आपका न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल जो है आपका लेफ्ट से भी आक्रमण कर सकता है और राइट से भी आक्रमण कर सकता है। तो लेफ्ट से जब आक्रमण करता है तो इधर से भी आक्रमण किया और राइट से भी करेगा, यानी लेफ्ट से भी और राइट से। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों तरह से आक्रमण करने के पश्चात हमारा जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से तृतीयक एल्कोहल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा तृतीय। अब आपके सामने समस्या आएगी कि जैसे आपका कभी कभी प्राथमिक एल्कील हैलाइड जो है हमारा अगर है और उसके जैसे मेथिल क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड में आप प्राइमरी एल्कील हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्कील हैलाइड है तो यह कैसा रिएक्शन देना चाहिए, इसको SN2 देना चाहिए ना भाई। लेकिन जब हम मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड का जली KOH से क्रिया कराते हैं तो यह SN2 अवक्रिया के द्वारा आपका मेथिल अल्कोहल और KBr देता है। लेकिन अगर ध्यान दे लीजिए कि अगर हम इसी एल्कील का एक हाइड्रोजन
एक एल्कील का इस मेथिल का एक हाइड्रोजन फेनिल से हटा दें और Br से क्रिया कराएं तो यह KOH के साथ रिएक्शन करके यह आपको SN1 मैकेनिज्म के द्वारा आपका बेंजील अल्कोहल बनाएगा। बेंजील अल्कोहल, इसे एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं, या इसे 2-फेनिल मिथेनॉल भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब फेनिल ब्रोमाइड से अगर ब्रोमीन निकलता है तो यह प्लस आवेश हो जाएगा और ये Br माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा दें, Br माइनस हो जाएगा। अब ये फेनिल कार्बोनियम आयन रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो अब ये रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस के कारण अब ये संरचना जो है अनुनादी संरचना के माध्यम से अब यह जो है क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपका तो ये प्लस आवेश आ जाएगा। तो ये प्लस आवेश जो है पूरे बेंजीन नाभिक पर डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, जिसके वजह से फिर इसके स्थायित्व तो बढ़ जाता है। और मैंने आपसे पहले ही बताया, जिस कार्बोनियम आयन का जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा उसका जो है SN1 से अवक्रिया आसानी से होना संभव रहेगा। अब इसे अंत में कैसे दर्शा सकते हो? अब देखिए, आपका जो है ये वापिस चला जाए तो आपका माने कि ये बांड आपका आ जाए तो ये आपका जो है इस पर CH2 प्लस फिर आ जाएगा। इस प्रकार से कई अनुनादी संरचनाओं के कारण जो है ये प्लस आवेश पूरे बेंजीन नाभिक पर प्रकीर्णित हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है, जिससे इस बेंजील कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए यह SN1 अवक्रिया SN2 अवक्रिया की क्रियाविधि के बजाय SN1 अवक्रिया की क्रियाविधि प्रदर्शित करने लगता है। इस प्रकार से हमारे वीडियो में जो नए मैटर दिए जा रहे हैं, इनको पढ़ना, इनको देखना और इनको अमल करना न भूलिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल को दबाना न भूलें। इससे मुझे जो है एक तरह का ऊर्जा मिलती है और हमारे ऊर्जा के वृद्धि से आपको जो है अधिक से अधिक मैटर देने का प्रयास करेंगे। यही मेरा आप सभी से अनुनय है, विनय है कि आप इसको वीडियो को ज़रूर पढ़ें और समझें और इसका अमल करें।